अंतरिक्ष तकनीक। रॉकेट क्या है? रॉकेट एक ऐसा साधन या माध्यम होता है जिसके माध्यम से उपग्रहों को या अन्य ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। भारत ने रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे भारत स्वयं विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स का डिजाइन एवं निर्माण कर सकता है। रॉकेट्स विभिन्न खंडों के चरणों के होते हैं जो सामान्यतः 3 से 5 तक हो सकते हैं। भारत ने जितने भी रॉकेटों का अभी तक विकास किया है वो 3 चरण से लेकर के 5 चरणों के रूप में विकसित किए गए हैं। जितने भी रॉकेट हैं उन सभी रॉकेट में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रणोदक या ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी अंतरिक्ष तकनीक में ईंधन शब्द के लिए प्रणोदक प्रोपेलेंट शब्द का प्रयोग होता है और इस रूप में ठोस ईंधन या ठोस प्रणोदक HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटान और इसके साथ ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग तथा द्रव ईंधन के रूप में UTMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन तथा ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में जितने भी रॉकेट्स हैं उन सभी रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थल से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। यानी भारत में सभी प्रकार के रॉकेट और उपग्रहों का प्रक्षेपण स्थल वर्तमान में सार केंद्र है SHAR श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। यानी यह केंद्र केवल भारत के पूर्वी तट पर ही आंध्र प्रदेश में क्यों स्थापित किया गया है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जब रॉकेट को ऊपर पहुंचाया जाता है, जब रॉकेट ऊपर की ओर जाने की तैयारी करता है तब पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण उसे अधिक थ्रस्ट या धक्का बल मिलता है जिससे रॉकेट आसानी से ऊपर चला जाता है। और दूसरा, जब किसी कारण से रॉकेट अपने प्रक्षेपण के पश्चात असफल हो जाता है तब हम उसे जला करके नष्ट करके बंगाल की खाड़ी में पानी में गिराते हैं जिससे जन और धन की हानि कम होती है। भारत में रॉकेट तकनीक के उद्देश्य क्या क्या है? यानी भारत ने रॉकेट और दुनिया के विभिन्न देशों ने रॉकेट भिन्न भिन्न उद्देश्यों से बनाए। भारत में इसको मुख्यतः निम्न उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। पहला, उपग्रह प्रक्षेपण, यानी भारत अपने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2 प्रकार के उपग्रहों का निर्माण करता है। सुदूर संवेदी उपग्रह जिनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है, संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इन दोनों प्रकार के उपग्रहों को भारत के ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए हमको रॉकेट चाहिए और ये रॉकेट भारत में उपग्रह प्रक्षेपण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी पहला उद्देश्य है भारत के उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना। दूसरा, अंतरिक्ष पर्यटन, स्पेस टूरिज्म, यानी वर्तमान में अंतरिक्ष तकनीक में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं कि अब व्यक्ति सैर के लिए, पर्यटन के लिए स्पेस अंतरिक्ष का चयन करते हैं। और लेकिन भारत ने अभी इस प्रकार का रॉकेट नहीं बनाया है। भविष्य में भारत के लिए यह प्रतीक्षित रॉकेट है। स्पेस शटल, कुछ देश रॉकेट का विकास स्पेस शटल के रूप में भी करते हैं, अर्थात शटल यानी ऐसा वाहन जो कई बार विभिन्न उद्देश्यों से पृथ्वी से ऊपर जा सकता है अंतरिक्ष में, फिर अंतरिक्ष से नीचे आ सकता है। अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, यानी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में अनुसंधान संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष की कक्षा में एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है, जैसे ISS बना हुआ है जो पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इस अंतरिक्ष स्टेशन पर विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहते हुए अनुसंधान संबंधी कार्य करते हैं। तो ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु वहां छोड़ने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए भी रॉकेट तकनीक का विकास किया जाता है। भारत में रॉकेट तकनीक का जो विकास हुआ है उसमें सबसे पहले चरण में भारत ने साउंडिंग रॉकेट का विकास किया। साउंडिंग रॉकेट का अर्थ है ऐसे रॉकेट जो पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में या पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में क्षोभ मंडल के आसपास प्रक्षेपित किए जाते हैं। यानी साउंडिंग रॉकेट केवल क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर तक जाते हैं और वहां पर रह करके वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इन्हें साउंडिंग रॉकेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वायुमंडल के क्षोभ मंडल वाली परत में जाते हैं तब वहां पर ध्वनि संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। चूंकि सभी प्रकार की मौसमी और जलवायु गतिविधियां इसी परत में होती है, इसलिए इन रॉकेट के माध्यम से बहुत ज्यादा शोर या आवाज उत्पन्न होती है। अमेरिका ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में नाइक अपाचे नाम से भारत के केरल स्थित थुम्बा केंद्र से प्रक्षेपित किया था। फिर भारत ने अपना स्वदेशी पहला साउंडिंग रॉकेट 1967 में रोहिणी 75 के माध्यम से स्थापित किया था, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।
भारत ने रॉकेट तकनीक का विकास निम्न प्रकार से किया है, यानी आरंभ से लेकर के वर्तमान तक भारत रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में यहाँ तक की यात्रा कर चुका है। यानी भारत में जो रॉकेट का विकास हुआ है वो मुख्यतः अंतरिक्ष वाहन या अंतरिक्ष यान के रूप में हुआ है, स्पेस व्हीकल्स या लॉन्चिंग व्हीकल्स। यानी अंतरिक्ष यान रॉकेट का ही एक प्रकार है, लेकिन रॉकेट से ये दो आधारों पर भिन्न होता है। पहला, अंतरिक्ष यान की गति रॉकेट की तुलना में अधिक होती है, जो सामान्यतः 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और दूसरा, अंतरिक्ष यान रॉकेट की तुलना में अपने साथ अधिक भार या वजन या पेलोड को अंतरिक्ष की कक्षा तक ले जा सकता है। यही कारण है कि भारत में रॉकेट को रॉकेट ना कह करके अंतरिक्ष वाहन कहा जाता है, क्योंकि यह उपग्रह को ऊपर स्थापित करने में प्रयोग होता है। और रॉकेट की सभी विशेषताएं भारत के अंतरिक्ष वाहन में नहीं पाई जाती हैं। जैसे रॉकेट के लिए आवश्यक है कि वो बहुउपयोगी हो, कितनी ही बार वह स्वयं या बिना साधनों के या साधनों सहित अंतरिक्ष की कक्षा में चला जाए और फिर वापस सुरक्षित नीचे आ जाए। लेकिन भारत के अंतरिक्ष वाहन में ये क्षमता नहीं है। भारत का एक अंतरिक्ष वाहन जिस उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है, उस उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करने के पश्चात हम उस अंतरिक्ष वाहन को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भारत में रॉकेट को अंतरिक्ष वाहन कहा जाएगा, पूरी तरह से रॉकेट नहीं कहा जाता है, क्योंकि भारत के पास अभी इस प्रकार की तकनीक विकसित नहीं हुई है। भारत ने अपने अंतरिक्ष वाहन तकनीक का इस प्रकार से विकास किया है। सबसे पहले भारत ने 1979 से 1979 से 1983 के बीच में SLV-3 रॉकेट का विकास किया। यह रॉकेट 4 खंडों का था, प्रथम खंड, दूसरा खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड। चारों ही खंड में या सेक्शन में या चरणों में केवल ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था और ठोस ईंधन के रूप में HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटान और इसके साथ ऑक्साइड के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग होता था। यह रॉकेट केवल पृथ्वी की निचली कक्षा में 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा सकता था और वहां उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता था। यह भारत का लर्निंग फेज था। इस अवधि में भारत ने केवल अंतरिक्ष वाहन तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और भविष्य में विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष वाहन या रॉकेट बनाने के लिए अनुभव प्राप्त किया। SLV-3 रॉकेट का विकास भारत ने रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों के आधार पर किया है। यानी रोहिणी श्रृंखला के भारत ने 4 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए हैं और ये चारों के चारों उपग्रह भारत ने SLV-3 रॉकेट के माध्यम से स्थापित किए। इस प्रकार रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों से SLV-3 रॉकेट का भारत ने विकास किया है। 1983 के पश्चात भारत को इस बात का एहसास हो गया कि SLV-3 रॉकेट भारत के सभी प्रकार के उद्देश्यों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है, इसलिए भारत को ज्यादा सक्षम, ज्यादा विकसित रॉकेट की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए भारत ने SLV-3 रॉकेट से प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे ASLV रॉकेट का विकास किया। ASLV, A यानी ऑगमेंटेड, अधिक विस्तारित, अधिक भारी और वजनी और अधिक सक्षम रॉकेट। तो ए शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसी रूप में हुआ है। तो SLV रॉकेट का विकास भारत ने 1987 से 1987 से 1994 के बीच में किया है। इसमें एक चरण को बढ़ा दिया गया, यानी SLV-3 में जहां केवल 4 खंड थे, इसमें एक 5वां खंड जोड़ दिया गया। लेकिन SLV-3 के चारों खंडों में केवल ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था। यहां भी इसके 5 खंडों में केवल ठोस ईंधन का ही प्रयोग किया गया तथा यह भी उपग्रहों को केवल पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था और यह केवल अधिक वजन के उपग्रहों को, यानी 100 से 150 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। और SLV रॉकेट का विकास भारत ने स्रोत श्रेणी या विस्तारित रोहिणी श्रृंखला के 4 उपग्रहों के आधार पर किया है। स्रोत SROSS, स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। इस सीरीज में भारत ने कुल 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं और इन उपग्रहों के अनुभव के आधार पर ही भारत का SLV रॉकेट सफलतम रूप में विकसित हुआ। किंतु अभी भी इसकी सीमा यह थी कि यह केवल पृथ्वी की निचली कक्षा में ही जा सकता था और हमें पृथ्वी की मध्यम और ऊपरी कक्षाओं में जाने के लिए और अधिक सक्षम रॉकेट की आवश्यकता थी। इसलिए भारत ने अपने SLV रॉकेट के विकास कार्यक्रम को 1994 में बंद कर दिया और इसके पश्चात भारत ने अधिक शक्तिशाली रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में प्रयास आरंभ किया।
तीसरा रॉकेट भारत का पीएसएलवी रॉकेट, यानी एसएलवी-3 और एएसएलवी रॉकेट की तुलना में भारत ने आगे जाकर के पीएसएलवी रॉकेट पर कार्य किया। पी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ऐसा रॉकेट जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के रूप में प्रयोग होता है। यानी यह रॉकेट पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा, जो पृथ्वी के एक्सिस से, यहां से पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो सकती है। तो पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से हम पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकते हैं। केवल सुदूर संबंधी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए हमने इस रॉकेट का विकास किया है। यह रॉकेट 4 खंडों का है, लेकिन इन 4 खंडों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन या प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। प्रथम खंड में और तीसरे खंड में केवल ठोस ईंधन HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइल तथा ऑक्सीकारक के रूप में अमोनियम परक्लोरेट का प्रयोग होता है। दूसरे एवं चतुर्थ खंड में केवल द्रव ईंधन UDMH प्लस N2O4 अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इस प्रकार पीएसएलवी रॉकेट में पहली बार SLV-3 और एएसएलवी रॉकेट की तुलना में द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया और इस द्रव ईंधन के लिए भारत ने विशेष रूप से विकास इंजन का विकास किया और यह जो विकास इंजन है केवल द्रव ईंधन के लिए बनाया गया है, जिसे दूसरे और चतुर्थ खंड में स्थापित किया गया है। पीएसएलवी रॉकेट का उद्देश्य आरंभ में केवल सुदूर संवेदी उपग्रहों को पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था, किंतु आगे जाकर के भारत ने अपने पीएसएलवी रॉकेट की तकनीक में महत्वपूर्ण सुधार किया और इसके माध्यम से पीएसएलवी रॉकेट ध्रुवीय कक्षा के साथ साथ भू स्थिर कक्षा यानी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू स्थिर कक्षा में भी यह रॉकेट जा सकता है, किंतु उस कक्षा में जाने के लिए इस रॉकेट के साथ बहुत कम वजन या पेलोड की कोई वस्तु या उपग्रह रखा जाना चाहिए। यानी पीएसएलवी रॉकेट ने 1 टन या इससे कम वजन के उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा के अलावा भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया है। 12 सितंबर 2002 को मैटसेट या कल्पना फर्स्ट जो उपग्रह है वह उपग्रह भू स्थिर कक्षा में पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से स्थापित किया गया और विश्व के समक्ष ये भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि दुनिया में जिन भी देशों ने पीएसएलवी रॉकेट बनाए वो केवल सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक कर सकते हैं, किंतु भारत का पीएसएलवी रॉकेट 1 टन से कम वजन के उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भी स्थापित कर सकता है तथा भारत ने आगे जाकर के पीएसएलवी रॉकेट का प्रोफेशनल यूज या कॉमर्शियल यूज व्यापारिक वाणिज्यिक उपयोग भी किया। यानी इसी रॉकेट के माध्यम से भारत ने 45 से अधिक विदेशी उपग्रह भिन्न भिन्न राष्ट्रों के पृथ्वी की भिन्न भिन्न कक्षाओं में स्थापित किए हैं और इसके माध्यम से भारत को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है और उस मुद्रा का प्रयोग हमने अपने व्यापार खाते और चालू खातों को संतुलित करने के रूप में किया है। इस प्रकार पीएसएलवी रॉकेट भारत के लिए रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष वाहन तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, किंतु पीएसएलवी रॉकेट की सीमा या कमी ये है कि यह 2 टन या 3 टन या अधिक भारी उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा के साथ साथ भू स्थिर कक्षा में स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए पीएसएलवी रॉकेट वर्तमान में संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में प्रयोग नहीं होता है। यही इस रॉकेट की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए भारत को पीएसएलवी रॉकेट के स्थान पर हमें अधिक शक्तिशाली उन्नत रॉकेट की आवश्यकता हुई। फिर भारत ने पीएसएलवी रॉकेट के समानांतर जीएसएलवी रॉकेट की ओर कदम रखा। सन 2001 से भारत ने जीएसएलवी रॉकेट के क्षेत्र में अपना विकासात्मक कार्य आरंभ किया है और यह रॉकेट पीएसएलवी रॉकेट की समस्त कमियों को दूर करता है। जीएसएलवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ऐसा रॉकेट जो संचार उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुरक्षित रूप में स्थापित कर सकता है, प्रक्षेपित कर सकता है। उन रॉकेट को, अंतरिक्ष वाहन को जीएसएलवी कहा जाता है। जीएसएलवी अपनी संरचना में केवल 3 खंड का है। इसके प्रथम खंड में ठोस ईंधन के रूप में HTPB का प्रयोग होता है, दूसरे खंड में द्रव ईंधन के रूप में UDMH का प्रयोग किया जाता है और तीसरे खंड में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी जीएसएलवी रॉकेट भू स्थिर कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर
भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विकसित किया गया है। किंतु भारत ने यह रॉकेट तो बना लिया, पर क्रायोजेनिक ईंधन में भारत की उपलब्धि सीमित होने के कारण अभी जीएसएलवी रॉकेट का उपयोग हमने संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में और व्यावसायिक परीक्षण के रूप में नहीं किया है, क्योंकि भारत क्रायोजेनिक तकनीक पर सन 2000 से तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्टेशन से निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत क्रायोजेनिक तकनीक के क्षेत्र में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। जब तक क्रायोजेनिक ईंधन भारत पूरी तरह से विकसित नहीं कर लेता अपनी स्वदेशी क्षमताओं से, तब तक भारत का जीएसएलवी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य नहीं कर सकता। अतः जीएसएलवी रॉकेट पूरी तरह से सक्षम रॉकेट है, किंतु इस तकनीक के अभाव में यह अभी कार्य नहीं कर पा रहा है। और अगर इस तकनीक में भारत सफल हो जाता है, तब भारत भविष्य में वो समस्त कार्य कर सकता है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में किया है। जैसे अगर भारत जीएसएलवी रॉकेट तकनीक में पूरी तरह से सफल हो जाता है, तब यह 3 टन से भारी संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में या भूस्थिर कक्षा में सुरक्षित रूप में प्रक्षेपित कर सकता है। अभी भारत 3 टन या इससे अधिक भारी उपग्रहों को अमेरिका या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से अपनी कक्षा में प्रक्षेपित कर पाता है, और इसके माध्यम से भारत को बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होता है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेशी साख और प्रतिष्ठा भी इससे कमजोर होती है, तथा जीएसएलवी रॉकेट के सफल होने से भारत भविष्य में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी कार्य कर सकता है, अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, और मानवीय अंतरिक्ष मिशन को ऊपर भेज सकता है तथा वापस भी सुरक्षित उतार सकता है। अतः जीएसएलवी रॉकेट भारत की रॉकेट तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, किंतु अभी इसे व्यावहारिक रूप में कार्य करने में कुछ चुनौतियां भारत के समक्ष हैं, जिनका समाधान किया जाना अभी शेष है।